नमस्कार साथियों, कैसे हैं अभी आप सभी? उम्मीद है भाई बहुत अच्छे होंगे। और स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। भाई एक चीज मैं बता दे रहा हूं आपको कि पढ़ाई हम करते हैं केवल चीजों को सीखने के लिए। ठीक है, एक बार किसी टीचर ने अच्छे से समझा दिया तो पढ़ाई हमारा सिखाने का काम करती है। पर फिर एक और महत्वपूर्ण जो काम होगा ना, वो आपको पता होना चाहिए, वो है रिवीजन। वो उस पढ़ाई को अमर बनाने का काम करता है, यानी आप उसको हमेशा प्रयोग कर सकें। तो रिवीजन से पढ़ाई क्या हो जाती है मेरे शेरों? तो रिवीजन से जो पढ़ाई है वो अमर हो जाती है। क्या हो जाती है? तो रिवीजन से मेरे शेरों पढ़ाई हो जाती है अमर। ठीक है, तो पढ़ाई को अमर भी करना है। अमर मतलब जो हमेशा रहे हमारे दिमाग में, हम कभी भूले ही ना जिसको। पढ़ाई को क्या करना है? अमर भी करना है। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? चलें, हम कल पहुंच रहे थे, कल चीजें जो हमने पढ़ी हैं तो उनमें हमने कल बेटा पढ़ा था यहां तक कि अभी सेक्रेटरी जनरल 9 हो चुके हैं हमारे, और एक फिर हम अंग पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम अंग पढ़ रहे हैं। किसके अंग? यूएन के ऑर्गन। ऑर्गन पढ़ रहे हैं बेटा। और याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगला अंग है जिसकी स्थापना पूछी जाती है जून 1945 और काम इसने शुरू किया अप्रैल 1946 से। ये दोनों ही तिथियां, ये दोनों ही डेट्स बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुख्यालय बेटा हेग नीदरलैंड में है। कहां पे है? तो मुख्यालय है इसका हेग नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, चलिए यहां सनी भाई कर दो, शुरू कर दो। अब इसके चार्टर में कितने अध्याय हैं? 5 हैं। जैसे मैंने कल यूएन के चार्टर में कितने बताए थे? यूएन के में बेटा, यूएन के चार्टर में अगर हम यूएन के चार्टर में अध्याय देखें तो यूएन के चार्टर में बेटा अध्याय जो है वो 19 है। कितने हैं? अध्याय 19। इसका अपना अलग चार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, और ध्यान रखना है बेटा इसमें 5 अध्याय हैं। कितने चैप्टर हैं? 5 अध्याय हैं। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अनुच्छेद 70 है इसमें, और यहां पे अनुच्छेद कितने थे? 111। यूएन के चार्टर में अनुच्छेद कितने थे बेटा? आर्टिकल, तो ये 111 थे। पर अगर हम बात करते हैं केवल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, और इसका यह सवाल बहुत पूछा जाता है, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है, हेग नीदरलैंड, और 5 इसके अध्याय में, चार्टर में अध्याय हैं, और बेटा कितने? 70 आर्टिकल है। अब सवाल कहां से बनता है भाई? ध्यान रखना है, अब सवाल कहां से बनता है? तो सवाल बनता है न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15। हर जज कितने साल तक जज रहेगा? 9 साल। ठीक है, 9। क्या कोई 2 जज एक देश से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कोई 2 जज एक देश से नहीं हो सकते, यानी हर देश, हर जज जो है अलग अलग देश का होने वाला है बेटा। ठीक है, क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन्हीं से चुने जाते हैं? हां जी। और इन दोनों का ही कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष का भी उपाध्यक्ष का भी 3 साल। तो बेटा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी इन्हीं में से चुने जाते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी इन्हीं में से चुने जाते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो इन 15 न्यायाधीशों से ही चुने जाते हैं। याद रखना है 3 साल। और न्यायालय की भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच। हमने देखा था यूएन में टोटल 6 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? तो यूएन में बेटा टोटल 6 भाषाएं हैं। उनमें 2 कार्यकारी हैं जिनमें काम होता है, वो है फ्रेंच और अंग्रेजी। क्या है बेटा? वो है फ्रेंच और अंग्रेजी। ठीक है, फ्रेंच और अंग्रेजी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो है फ्रेंच और अंग्रेजी। तो यूएन में भाषा है 6, न्यायालय में 2 ही भाषा है क्योंकि यहां तो काम ही होगा, तो फ्रेंच और अंग्रेजी में काम होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। फिर पूछा जाएगा कोरम। कोरम का सादा से शब्दों में अगर आप अर्थ देखोगे तो जितने जज न्यायालय की कार्यवाही शुरू करने के लिए होने चाहिए। कितने जज? ध्यान रखना है, कार्यालय कितने जज होने चाहिए बेटा? तो जज होने चाहिए कुल मिला के 9। कितने होने चाहिए? कुल मिला के 9 जज होने चाहिए। ठीक है, 9 जज होने चाहिए, यानी 15 में से 9 है तो कार्यवाही शुरू हो जाएगी, और नहीं है तो बेटा फिर नहीं होगी, फिर नहीं होगी। ठीक है, चलिए क्लियर है? आवाज ठीक आ रही है? अब आवाज बताओ बेटा, ठीक है? आवाज ठीक है? हाँ, गणपूर्ति बोलते हैं इसको। जैसे हमारी संसद में कितनी होती है गणपूर्ति? हमारी संसद में कितनी गणपूर्ति होती है बेटा? फ्रेंच बेटा फ्रांस में चलती है भाषा, फ्रेंच फ्रांस में चलती है। ठीक है, सही है, चलिए ठीक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर चलते हैं। कोरम ऑफ द कोर्ट कितना है? 9 जज होने चाहिए। कितने? 9 जज होने चाहिए बेटा। अगर काम आप करना चाहते हो तो उसमें 9 जज होने चाहिए। न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश, यहां से सवाल बनता है सीधे सीधे
जब इस कोर्ट में पहली बार भारत से कुछ बना था कोई, तो वो थे BN राव, बेनेगल रामा राव। आप आज पता करना क्या ये वही BN राव थे जो संविधान रामा राव, आप आज पता करना क्या ये वही BN राव थे जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे, संवैधानिक सलाहकार भी थे, वो वही है क्या बेटा? संजय सिंह बेटा मैंने बताया कोरम, अभी कोरम मतलब जो काम करने के लिए जितने जज जरूरी होने चाहिए उस संख्या को कोरम कहा जाता है, और हिंदी में उसे गणपूर्ति कहा जाता है। जैसे हमारे संसद के किसी भी सदन की गणपूर्ति या कोरम कितना है? 1/10। जितने हमारे संसद में सदस्य संख्या है उसके 1/10 अगर प्रेजेंट हैं तो सदन की कार्रवाई चलाई जा सकती है, चल सकती है बेटा सदन की कार्रवाई, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। तो न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश थे बेनेगल रामा राव। आज तक 4 जज बने हैं भारत की तरफ से, ये तो पहले भारतीय जज हैं। एक पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश, हमने बताया था ना मुख्य न्यायाधीश या अध्यक्ष वर्ड भी आ सकता है, हमने बताया था इनमें से ही एक अध्यक्ष भी बन जाता है 15 में से। तो भारत के डॉक्टर नगेंद्र सिंह बन चुके हैं बेटा ऐसे एक बार अध्यक्ष, ऐसे एक बार अध्यक्ष ध्यान रखना है, बन चुके हैं, एक बार अध्यक्ष बन चुके हैं, याद रखना है। चलिए, और वर्तमान में न्यायाधीश कितने हैं? तो वर्तमान में न्यायाधीश हैं दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी वर्तमान में है बेटा। और चौथा नाम क्या है? तो एक रघुनंदन स्वरूप पाठक, RS पाठक। ये 4 लोग आज तक बने हैं। अगर कोई आपसे पूछे कौन कौन बना है तो आपको पता होना चाहिए बेनेगल रामा राव बेटा, नागेंद्र सिंह भी बन चुके हैं, दलवीर भंडारी तो अभी भी है, और एक है RS पाठक जिनको हम बोलते हैं रघुनंदन स्वरूप पाठक। तो सवाल आ सकता है इनमें से कोई कभी भी नहीं बना है जज हमारे यहां से, इनमें से कौन कभी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज नहीं बना है? तो हमें फिर जो जवाब देना है वो यहां है, जो जवाब देना है बेटा वो यहां है। ठीक है, चलिए। रघुनंदन स्वरूप पाठक। बच्चा कहता सर थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ, याद नहीं हो रहा बेटा। 10 क्लास हुई हैं अभी, और अगर 10 मिनट हुई हैं, सॉरी 10 मिनट हुई हैं, अगर आपको 10 मिनट की चीजें ही समझ में नहीं आ रही तो फिर मुझे लगता है आपको किसी और चीज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए एग्जाम की बजाय। एग्जाम में तो पढ़ना ही एकमात्र उपाय है, यहां बिना पढ़े सिलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। और जरूरी नहीं है सारी दुनिया पढ़ने के लिए ही बनी है, कई बार हमारे लिए बहुत सारे रास्ते खुले होते हैं और हम एक ही चीज के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो अगर आपका मन है मेहनत का, ये फील्ड तो केवल उन लोगों के लिए है जो जिनको मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए कि बेटा ये याद कर लो, और वो कहें कि जी आप देते जाओ, याद करना हमारी जिम्मेदारी है, हम देखते हैं कैसे याद नहीं होता। ये फील्ड उनके लिए है ही नहीं कि सर नहीं अब नहीं, ज्यादा हो गया है, ये उनके लिए नहीं है बेटा। आप गलत क्षेत्र में हो अगर आप इधर हो तो। ठीक है, चलिए। तो आईसीजे में न्यायाधीशों को महासभा और सुरक्षा परिषद चुनती है। अब ये जज चुने कैसे जाएंगे आपको पता तो होना चाहिए। जज, भैया जज का इलेक्शन तो होगा, जज का इलेक्शन होगा या नहीं होगा? जज का इलेक्शन, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है जो हम कल पढ़ चुके हैं उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे आज। वो जिन्होंने कल क्लास नहीं ली वो कल क्लास जरूर लेनी है पहले। आईसीजे न्यायाधीशों को महासभा और सुरक्षा परिषद चुनती है, यानी जज जो हैं उन जजों को हमारे यहां के 2 प्रमुख अंग, महासभा जिसे हम लघु, हमारे यहां के 2 प्रमुख अंग, महासभा जिसे हम लघु संसद कहते हैं, और सुरक्षा परिषद जिसको हम दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, ये दोनों मिलके चुनते हैं, ये दोनों मिलके चुनते हैं बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए। दोनों में अलग अलग वोट डाला जाएगा, यानी महासभा अपनी अलग वोटिंग करेगी। आपको पता ही है महासभा में कितने सदस्य हैं? 193। सुरक्षा परिषद अपनी अलग वोटिंग करेगी। इसमें कितने सदस्य हैं? तो बेटा इसमें 15 सदस्य हैं। इसमें कितने मेंबर हैं? 193 सदस्य हैं। और जब वोट डल जाएगी तो देखेंगे कि कौन सा ऐसा जज है जिसने दोनों जगह बहुमत प्राप्त किया हो, जिसे यहां भी बहुमत यानी मेजोरिटी मिली हो वोट की, और जिसे यहां भी मिली हो। तो 193 सदस्यों में भी जिसने क्या पाया हो? बहुमत पाया हो बेटा, और 15 में भी बहुमत पाया हो। अलग अलग वोट डलती हैं, अलग अलग, ध्यान रखना है बेटा। वोट क्यों डलती हैं? अलग अलग वोट इसलिए डलती हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसमें 193 मेंबर हैं, इसमें 15। अगर एक साथ मिला के करने लगे तो भाई इसी का प्रभाव ज्यादा रहेगा इसका। ये 15 सदस्य तो कोई डिसीजन बदल ही नहीं पाएंगे, ये 15 जो मेंबर हैं ये तो कोई भी डिसीजन नहीं बदल पाएंगे। इसलिए दोनों जगह सेपरेट वोट डाले जाते हैं, अलग अलग वोट डाले जाते हैं बेटा, और दोनों ही जगह मेजोरिटी पाना जरूरी होता है अगर आपको आईसीजे में कोई जज बनना है। तो क्या बनना है? दोनों ही जगह आईसीजे में अगर आपको कोई जज बनना है तो ये दोनों ही जगह मेजोरिटी आपके पास होनी चाहिए। चलिए, अब छठा संगठन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ लिए हमने, प्रन्यास परिषद।
प्रन्यास परिषद बेटा याद रखना है, जो प्रन्यास परिषद है इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका ये सवाल आता है कि कौन से अंग ने काम करना बंद कर दिया है। तो ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसने 1994 से काम करना बंद कर दिया है। काम करना बंद कर दिया है। आप कहोगे जी क्यों बंद कर दिया काम इसने? बेटा इसलिए कर दिया, इसका क्या काम था देखो। इसका काम था कि कुछ देश ऐसे थे जो अपना प्रशासन खुद नहीं चला सकते थे, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी गवर्नमेंट खुद नहीं चला सकते थे। कुछ ऐसे देश थे, तो ऐसे देशों की जिम्मेदारी बड़े देशों पे डाल दी जाती थी। उनसे कहा जाता था कि भैया तुम इनका प्रशासन चलाने में मदद करवाओ, ताकि अपना अच्छा सा चला सकें, अपने देश को बढ़िया से चला सकें, तुम मदद करो। और 1994 आते आते ये समझा गया कि भाई अब इतने समझदार तो सारे देश हैं कि किसी और के जुम्मे छोड़ने की उनको जरूरत नहीं है। वो अपना भला बुरा जानते हैं, वो जानते हैं कि उनका देश किस तरह बेहतर ढंग से चलेगा। इसलिए अब ये ट्रस्टीशिप वाला काम छोड़ दो। तो 1994 से ये ट्रस्टीशिप काउंसिल की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब किसी भी देश की प्रशासन को चलाने के लिए दूसरे की मदद की जरूरत नहीं रहती है। ध्यान रखना है, दूसरे की ध्यान रखना है, जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर है? नहीं, पहले जैसे बच्चा कह रहा है पहले इंडिया को ब्रिटिश चला रहे थे। नहीं बेटा, इंडिया को तो वो तो हम पे शासन कर रहे थे, गुलाम थे हम तो उनके। अब उनकी मदद के लिए कि भाई तुम क्या क्या नहीं कर सकते हो, चलो वो हम मदद कर देंगे, केवल इस मदद के लिए। वो गुलामी वाला सिस्टम नहीं, केवल मदद करने वाली बात थी बेटा। ठीक है, चलिए बेटा ये विवेक मुझे नहीं आइडिया है, अभी मुझे नहीं आइडिया है बेटा। एक आता बेटा यहां से सवाल, सीधे सीधे सवाल आएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका हेडक्वार्टर कहां पे है। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से ज्यादा जरूरी हेडक्वार्टर है। तो देखो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वो जिनेवा में है। सारे याद करने हैं आपको। विश्व व्यापार संगठन, ये भी जिनेवा में है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट भी जिनेवा में है, इसे हम बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गेट भी जिनेवा में है। और बेटा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहां पे है? तो ये भी जिनेवा में है। तो चारों संगठन आपको पता होना चाहिए। ये चारों बेटा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी जिनेवा में है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड भी जिनेवा में है, और बेटा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहां पे है? तो ये भी बेटा याद रखना है। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन कहां पे है? जिनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी जिनेवा में। अच्छा, जिनेवा के इतने सारे हैं। हाँ जी, रेड क्रॉस भी जिनेवा में। और बेटा अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ भी, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ भी कहां पे है? ये भी जिनेवा में है। अंग्रेजी में देख लो, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है, ये जिनेवा में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है? जिनेवा में। रेड क्रॉस कहां पे है बेटा? जिनेवा में। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी जिनेवा में है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन भी कहां पे है? ये भी जिनेवा में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज कहां पे है बेटा? तो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जिनेवा में है, याद रखना है। एक संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी उच्चायोग है, ये भी जिनेवा में है। बेटा संयुक्त राष्ट्र का एक व्यापार और विकास सम्मेलन है जिसे हम अंकटाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकटाड। ये भी जिनेवा में है। लेकिन अब एक संगठन आएगा अलग से, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। ये कहां पर है? लुसाने। तो विश्व काउंसिल, चर्चों की जो विश्व काउंसिल है वो जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग भी जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र का व्यापार और विकास सम्मेलन भी जिनेवा में है। और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लुसाने में है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी याद रखना है, लुसाने में। कहां पे है? लुसाने में। चलिए एक बार इनकी अंग्रेजी भी देखो। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जिनेवा में, इसकी फुल फॉर्म भी महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी जिनेवा में। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी कहां पे है बेटा? जिनेवा में है, याद रखना है। चलिए अंकटाड की भी फुल फॉर्म आती है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये भी जिनेवा में है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहां पे है? तो बेटा ये है लुसाने या लॉजेन। इसको लुसाने भी बोल देते हैं और इसको लॉजेन भी बोल देते हैं। तो ये जो भी लिखा है एक ही बात है, इसको लॉजेन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए एक है ओपेक। ओपेक को हिंदी में कहते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। पेट्रोलियम
निर्यातक देशों का संगठन बोलते हैं बेटा। ओपेक को क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, और ये वियना में है। कहां पे है? वियना में, बहुत पूछा जाता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी वियना में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन भी वियना में है। बेटा एक और महत्वपूर्ण संगठन है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, ये भी कहां पे है? वियना में है। ठीक है, तो ओपेक याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वियना। IAEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना में। यूनिडो की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस, ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वियना में है। और बेटा CTBT कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये भी वियना में है। इसमें बहुत, एक बच्चा कह रहा है सर धीमे चलते हो। हाँ बेटा धीमे बिल्कुल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं आपको बताऊं इसमें मैं कितना भी धीमा चलूंगा ना, ये आपको ऐसे याद नहीं होंगे। मैं ऐसे पढ़ाऊं ना, अगर 2 मिनट में एक पढ़ाऊं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये वियना में है, फिर उसके बाद में 2 मिनट रुक जाऊं तो भी याद नहीं होंगे। फिर याद कैसे होंगे? इनको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। जैसे ना अब मैंने पढ़ा दिया, अब आपको यहां हाथ रखना है इधर। आप कहोगे विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा, रेड क्रॉस जिनेवा, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहां पे है? जिनेवा में है। ठीक है, चलिए ये ऐसे याद करेंगे अब आप। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज जिनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग जिनेवा में है। अंकटाड जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी लॉजेन या लुसाने में है। यानी आप इसका जल्दी 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 रिवीजन करेंगे, जल्दी 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 रिवीजन करेंगे। ये आप अगर 3 दिन भी अगर एक एक करोगे, तो 1 घंटे में एक पढ़ूंगा तो भी याद नहीं होंगे, पर इनको अगर 2 घंटे में ही 20 बार रिवाइज कर दिया तो कितनी भी स्पीड से कर लेना, ये याद हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा आप भरोसा रखना। तो ये हो गया बेटा। अब आइए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी हो गई, हाँ जी हो गई। CTBT की फुल फॉर्म आती है बेटा खूब, कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT की फुल फॉर्म है। ठीक है, राष्ट्रमंडल की बात करें तो लंदन, ये कहां पे है? लंदन, यानी कॉमनवेल्थ लंदन में है बेटा। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन भी लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी लंदन में है। और बेटा आसियान जिसे कहते हैं उसकी हिंदी पता होनी चाहिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जो है उसे हम आसियान बोलते हैं, और वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहां पे है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब अंग्रेजी में अगर देखोगे तो कॉमनवेल्थ कहां पे है? लंदन में। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म आती है बेटा, लंदन में है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल याद रखना है बेटा, लंदन में है। और आसियान जिसे हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जकार्ता। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो जकार्ता इंडोनेशिया में है, और इसकी भी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। चलिए, रासायनिक हथियार निषेध संगठन है द हेग, नीदरलैंड में। ये द हेग में ही बेटा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, जो हम कह रहे थे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, वो भी यहीं पे है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहां पे है बेटा? वॉशिंगटन DC में है। और विश्व बैंक कहां पे है? तो ये भी वॉशिंगटन DC में है। कहां पे? वॉशिंगटन DC में। OPCW की फुल फॉर्म आएगी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द, ध्यान रखना है बेटा, प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये द हेग में है। ICAO की फुल फॉर्म आती है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मॉन्ट्रियल कनाडा में है बेटा। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, याद रखना है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वॉशिंगटन DC में है। और वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन DC। देखो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो यहां से याद करेंगे और यहां से फुल फॉर्म याद करेंगे। जो हिंदी मीडियम के हैं, जैसे मुझे याद करना हो तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन द हेग, रासायनिक हथियार निषेध संगठन द हेग, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष वॉशिंगटन DC। लेकिन फिर मुझे यह याद करनी है यहां से, ICAO को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर मुझे याद करना है OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, याद रखना है। और वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक बेटा वॉशिंगटन DC। ठीक है, चलिए, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है? पेरिस में। ये भारत वाले से मिलता जुलता है, जैसे इसको बोलते हैं यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम अगर कर दें सीधे केवल इंडियन स्पेस रिसर्च
ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वाला बिल्कुल कॉमन है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये केवल इंडियन की जगह यूरोपियन हो गया है, इंडियन की जगह ध्यान रखना है ये क्या हो गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये यूरोपियन हो गया। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाता है बेटा पेरिस में है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय बेटा कहां पे है, लियोन फ्रांस में है। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस में है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहां पे है, पेरिस में है। तो आपको ये सारे पता होने चाहिए, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है, यूनेस्को पेरिस में है, इंटरपोल लियोन फ्रांस में, इंटरपोल लियोन फ्रांस में है बेटा। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहां पे है, पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहां पे है, पेरिस में। अब इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ESRO का मतलब है यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये पेरिस में है। यूनेस्को का मतलब है यूनाइटेड नेशंस, ई का मतलब एजुकेशनल, एस का मतलब साइंटिफिक, सी का मतलब कल्चरल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां का है बेटा, पेरिस। इंटरपोल तो बेटा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बेटा, और ये लियोन फ्रांस में है। और OECD की बहुत बार पूछी जाती है फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बहुत बार पूछी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आपको पता होना चाहिए OECD कहां पे है, फ्रांस में, ठीक है। OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, पेरिस फ्रांस में है। एशियाई विकास बैंक बेटा मनीला में है, जिसको हम एशियन डेवलपमेंट बैंक भी बोल देते हैं। सार्वभौमिक डाक संघ कहां पे है, तो बेटा ये बर्न स्विट्जरलैंड में है। नाटो बेटा ब्रुसेल्स में है। और विश्व पर्यटन संगठन कहां पे है, मैड्रिड। तो आपको पता है बेटा नाटो ब्रुसेल्स, सार्वभौमिक डाक संघ बर्न स्विट्जरलैंड में है। और भैया विश्व का पर्यटन करेंगे तो मेरी तो रीढ़ में पेन हो जाएगा, मेरी तो इस रीढ़ में पेन, तो मेरी तो रीढ़ में इसमें पेन हो जाएगा अगर विश्व पर्यटन संगठन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो एशियाई विकास बैंक मनीला में है, सार्वभौमिक डाक संघ बर्न स्विट्जरलैंड में, नाटो बेटा ब्रुसेल्स में है। नाटो कहां पे है, ब्रुसेल्स में, नाटो ब्रुसेल्स में। और विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड में है। विश्व पर्यटन संगठन आपको पता होना चाहिए बेटा मैड्रिड में है। कहां पे है, विश्व पर्यटन संगठन जो है वो मैड्रिड स्पेन में है। चलिए, तो ADB की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, ADB की फुल फॉर्म याद रखना है। चलिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला में है। UPU कहां पे है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन बेटा बर्न में है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स में है। और बेटा WTO का मतलब है यहां पे UNWTO नाम से पूछता है, लेकिन इसको देखो एक तो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो जाना जाता है वो मैड्रिड स्पेन में है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य, देखो खाने का काम आ जाए अगर खाने का नाम, और बेटा कृषि का नाम आ जाए तो ये दोनों ही रोम में आएंगे, रोम। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन रोम का है। अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष भी कहां का है बेटा, रोम का है। विश्व खाद्य कार्यक्रम भी कहां का है, रोम का है। और यूरोपियन संसद ध्यान रखना है बेटा स्ट्रॉसबर्ग, स्ट्रॉसबर्ग, यहां देखो अंग्रेजी में। फाओ की फुल फॉर्म आएगी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम इटली में। IFAD बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये भी रोम में है। देखो यहां पे फूड और एग्रीकल्चर दोनों आ रहे हैं, यहां वर्ड एग्रीकल्चर आ रहा है और यहां पे बेटा फूड वर्ड आ रहा है, फूड। तो इस सारे के सारे ही रोम इटली में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम रोम में है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रोम में है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी रोम में है। ये तीनों के तीनों। और भैया यूरोप की संसद में लोग क्या खाते हैं, स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक, और भैया बॉर्ग और स्ट्रॉसबर्ग, भैया स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक और बर्गर, यही तो है यूरोपीय संसद में। तो यूरोपीय संसद में तो यही खाया जाता है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क में है, बहुत पूछा जाता है। अफ्रीकी आर्थिक आयोग बेटा अदीस अबाबा में है, बहुत पूछा जाएगा। अरब लीग काहिरा में है, और सार्क बेटा काठमांडू में है। सार्क कहां पर है, काठमांडू में है। तो याद रखना है आपको यूनिसेफ की फुल फॉर्म। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये पहले हुआ करता था, ये दो नाम हटा दिए इसमें से। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये दो नाम हटा दिए। अब ये वर्तमान में ये चार ही शब्द इसमें बोले जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड बेटा याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका अदीस अबाबा का है। अरब लीग बेटा काहिरा का है, काहिरा। और सार्क जो है वो काठमांडू का है।
सार्क कहाँ का है? काठमांडू का है, ठीक है। और ये 3-4 और हैं, ये आपको याद करने हैं बेटा। अब आप पूछो सवाल, क्या पूछ रहे हो? हाँ सर, आप कंटेंट ज्यादा करा देते हो बेटा, ये पूछे जाते हैं सारे, ये पूछे जाते हैं। आपको जो ठीक कम लगे, जो आपको लगे कि चलो इतना पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लिया करो। मैं बिल्कुल आपसे नहीं जिद करूंगा कि आप सारा का सारा करो। प्रिंस बेटा, आपको जितना सही लगे उतना कर लो। पेपर फुल फॉर्म हिंदी में भी पूछ सकता है, अंग्रेजी में भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, दोनों में पूछ सकता है। याद हो जाता है, परमानेंट नहीं रहता, किसी को भी परमानेंट नहीं रहता, उसका रिवीजन करने से वो फिर से याद आ जाता है। तो बीच बीच में रिवीजन कर लेना है, बीच बीच में रिवीजन, ठीक है। चलिए अब, हाँ चलिए, ये थोड़ी, ये ना देखो, ये केवल और केवल क्या है, इसमें सारा का सारा वो है डेटा। मैं बस एक बार आपका कि कम से कम मैंने पीडीएफ भी दे दी होती ना, वही काम रहता। पर समस्या क्या है कि पीडीएफ में कई बच्चे ऐसे थे जो पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल इसको हाथ ही नहीं लगाते। इसलिए मैंने आपको ये दिया हुआ है कि भाई पीडीएफ नहीं, केवल कम से कम 1-2 बार मेरे साथ तो पढ़ रहे हो, कम से कम 1-2 बार मेरे साथ पढ़ तो रहे हो, जिससे चीजें समझ में आए। इसलिए मैंने आपको ये दिया है डेटा, ठीक है। और अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है बेटा, ये देखो, जैसे आप देखोगे यहां विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इनमें से कहां पे है? जिनेवा में। आप मिलाओगे इसको, राष्ट्रमंडल आपने पढ़ रखा है, आप यहां मिलाने की कोशिश करोगे, 2 बार गलत करोगे, तीसरी बार सही कर दोगे। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बात आएगी तो बेटा लुसाने स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड, याद रखना है, लुसाने स्विट्जरलैंड। और ध्यान रखना है बेटा कि भैया अगर पेट्रोलियम उत्पादक नहीं निर्यातक देशों का संगठन की बात आएगी तो बेटा फिर आप कर दोगे कहां पे? कहां पे? वियना। तो अब ये आपको ऐसे चेक करने हैं, ठीक है। जैसे बौद्धिक संपदा संगठन कहां पे है बेटा, ये पता होनी चाहिए। राष्ट्रमंडल कहां पे है, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है। ये क्या करनी है? आपको करनी है। आगे यहां करना है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहां पे है? वियना में है, ये मिलान करना। अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन हमने देखा था लंदन में है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ है आसियान, आसियान ऐसे भी लिख सकता है ये, ठीक है, आसियान ऐसे भी लिख सकता है, ध्यान रखना है, आसियान, ठीक है। सार्क को ये दक्षेस भी लिख सकता है। तो आपको सारी चीजें पता होनी ही चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का जिनेवा में है, श्रम संगठन का कहां पे है बेटा? जिनेवा में है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से करने याद, मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूं क्योंकि आपको ही मिलाना है खुद। तो ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया है, आप परेशान मत हो। पर ये बेटा सीधे सीधे जो डेटा है ना, उसे याद करने का और कोई तरीका नहीं है। या तो डर के बैठे रहो, या तो डर के बैठे रहो एग्जाम तक, एग्जाम में भी बेटा फिर देख लेना गलत करके आओगे, लोग इसको सही करके आएंगे, आप गलत करके आओगे। या तो ये तरीका है, और ये तरीका है, थोड़ी सी इस पे प्रैक्टिस कर ली जाए, यहां पे थोड़ा सही मिलान से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। क्या कर पाएंगे? तो बेटा सही मिलान से आप कुछ बहुत बेहतर सी प्रैक्टिस इसकी कर पाएंगे। और आप नहीं करना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, पर मुझे ये देना जरूरी है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी की बहुत जरूरत है, और वो अगर मैं ऐसे 500 पेज भी दूं तो उसे रट के ही लेके आएंगे। इसलिए कम से कम उनके लिए कंटेंट देना पड़ेगा। आप इसमें से जो काटना चाहो काट सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहां देख लीजिए, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल कहां का है? लंदन का। विश्व व्यापार संगठन कहां का है? जिनेवा का। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कहां का है? मॉन्ट्रियल कनाडा का। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहां का है बेटा? औद्योगिक विकास संगठन क्या वियना का है? बताओ। तो फिर आपको बताना है ये वियना का है। तो एक बार तो आप यहां प्रैक्टिस करेंगे, दूसरी बार यहां कोशिश करोगे भरने की, ये खाली स्थान, और तीसरी बार आपको ये सही सही मिलान मिल जाएगा, सही सही मिलान मिल जाएगा। ये मैं चाहता तो छोड़ भी देता, ये टॉपिक मैं आपको पीडीएफ दे देता बस, पर क्योंकि कम से कम आपकी मजबूरी हो गई, 2 बार आपने रिवाइज भी कर लिया, इसलिए मुझे देना था, ठीक है। अब आप कहोगे कि जी इसमें क्या हम इतना ही पढ़ेंगे? नहीं बेटा, आज यूएन खत्म हो रहा था, अगर हम केवल खत्म करते तो बहुत छोटी सी क्लास हो जाती, इसलिए मैंने ये सारे इसमें डाल दिए हैं, सारे के सारे इसमें डाल दिए हैं, ताकि क्या हो सके, ताकि आपको एक बहुत जो मुश्किल चीजों का एक वो मिल जाए कलेक्शन यहां पे, और आप इस पे थोड़ा सा काम कर लें कल तक। कल से 2 या 3 क्लास अभी इन संगठनों के बारे में होंगी, जिनमें हम बताएंगे विश्व व्यापार संगठन कब गठित हुआ, इसमें कितने मेंबर हैं, अगर इसके चीफ हैं वर्तमान में तो वो कौन है, ये सब हम कल से देखेंगे बेटा, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।